बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करने लगे हैं फेडरल बोर्ड 11वीं क्लास की केमिस्ट्री और इसका 7वां चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। इसका तीसरा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। हमने पढ़ा है कि हाउ रेट चेंजेस विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर, कि रेट जो है टेम्परेचर के चेंज के साथ किस तरह होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि रेट कांस्टेंट जो होता है, रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो रेट कांस्टेंट होता है, रेट कांस्टेंट वो डिपेंड नहीं कर रहा होता किसके साथ, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ। ये पहले हम पढ़ चुके हैं, हमने प्रूफ भी किया है कि जब हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज कर रहे होते हैं तो रेट कांस्टेंट पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा होता, ठीक है। लेकिन जो रेट कांस्टेंट है वो क्या होता है, टेम्परेचर के चेंज के साथ क्या होता है, चेंज हो रहा होता है, ठीक है। यानी कि चेंजेस विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो क्या है, तो हमने पढ़ा है कि रेट जो होता है इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट और रिएक्टेंट्स, ठीक है, रिएक्टेंट्स पावर एक्स। अब रेट जो है ये डिपेंड कर रहा होता है रेट कांस्टेंट के साथ। तो अगर रेट कांस्टेंट चेंज होगा तो रेट भी चेंज होगा। इट मींस इफ रेट कांस्टेंट चेंजेस देन रेट ऑफ रिएक्शन विल आल्सो बी चेंज, ठीक है। अब आ गया कि रेट ऑफ रिएक्शन जनरली इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। आमतौर पर हम देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से बढ़ता है, लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जिन पर टेम्परेचर का जो है वो असरअंदाज नहीं करता रेट ऑफ रिएक्शन पे, या कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जिनमें टेम्परेचर जब इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो रिएक्शंस हैं उनके अंदर जब टेम्परेचर हम बढ़ा रहे होते हैं या इंक्रीज कर रहे होते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी इंक्रीज हो रहा होता है। अब रेट ऑफ रिएक्शन में हम क्या देते हैं कि रिएक्टेंट जो हैं ये किस तरह प्रोडक्ट में तब्दील होते हैं, ठीक है। उनके लिए दो तीन बातों का जानना ज़रूरी है। रिएक्शन किस तरह हो रहा है कि कोलिजन हो रही होती है। जब रिएक्टेंट हम देखते हैं तो जो एटमों या मालिक्यूलों के दरमियान कोलिजन हो रही होती है, ठीक है। तो कोलिजन के दौरान ये ज़रूरी नहीं है कि वो किस में तब्दील होंगे, प्रोडक्ट में तब्दील होंगे। कोलिजन के लिए ज़रूरी नहीं है कि कोलिजन हो रही है तो वो किस में तब्दील होंगे, प्रोडक्ट में तब्दील हो रही है। अब अगर किसी रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट में तब्दील होना है, रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट में तब्दील होना है तो क्या उसके लिए ज़रूरी है कि कोलिजन कौन सी होनी चाहिए, अफेक्टिव कोलिजन होनी चाहिए, ठीक है। अब अफेक्टिव कोलिजन के लिए दो मेन शर्तें हैं। पहली कौन सी है भाई, प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए, ठीक है, ओरिएंटेशन होनी चाहिए, ठीक है। प्रॉपर ओरिएंटेशन से मुराद क्या है कि ये दो मॉलिक्यूल हैं तो उनके दरमियान हेड ऑन हेड कोलिजन हो। ये मॉलिक्यूल अगर एक है ए है और ये भी ए है मॉलिक्यूल है, और ये अगर बी मॉलिक्यूल है तो ये अगर इनके साथ हेड ऑन कोलिजन होगी तो उस सूरत में क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये मुकम्मल एक प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, ठीक है, प्रॉपर ओरिएंटेशन ये फॉर एग्जाम्पल ये ए है, इस तरह अगर ये मॉलिक्यूल है और ये क्या है, ये इस तरह आ रहा है बी, ठीक है। तो इस तरह इन दोनों की हेड ऑन कोलिजन है, लेकिन ये जो है इनके साथ हेड ऑन कोलिजन नहीं होते। इस तरह जो मॉलिक्यूल बनेगा वो मुकम्मल जो एक मॉलिक्यूल नहीं बन सकेगा, ठीक है। कुछ रिएक्टेंट इसमें रह जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी ज़रूरी है किसी भी अफेक्टिव कोलिजन के लिए। दूसरी अफेक्टिव कोलिजन के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, एक्टिवेशन एनर्जी है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी वो है जिसमें जो रिएक्टेंट है वो किस में तब्दील हों, प्रोडक्ट में तब्दील हों। हमने ये देखा है कि जब रिएक्टेंट तब्दील हो रहे होते हैं, ये एक एग्जांपल हम दे देते हैं कि एक रिएक्टेंट है वो जब प्रोडक्ट में तब्दील हो रहे होते हैं, ठीक है, तो उनको यहाँ तक एक ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है, पहुँचना बहुत ज़रूरी है जहाँ पर ये, और यहाँ तक पहुँचने के जो एनर्जी है इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, जिसमें वो प्रोडक्ट में तब्दील होते हैं। अगर रिएक्टेंट को देखें तो कुछ रिएक्टेंट की कुछ मॉलिक्यूल के पास थोड़ी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, और किसी के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। तो हम ओवरऑल जो उनकी एनर्जी काउंट कर रहे होते हैं वो किस में, एवरेज काइनेटिक एनर्जी में काउंट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो
उनमें से चंद एक ऐसे मालिक्यूल होंगे जिनके पास ज़्यादा एनर्जी होगी, यानी कि वो एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल होगी, तो सिर्फ वही मालिक्यूल किस में तब्दील हो रहे होंगे, प्रोडक्ट में। लेकिन उधर भी उनको क्या होनी चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी और एक्टिवेशन एनर्जी की इक्वल होगी, उनके पास काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी की इक्वल होगी, तो फिर वो क्या करेंगे, प्रोडक्ट में तब्दील होंगे, अदरवाइज वो प्रोडक्ट में तब्दील नहीं होंगे। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द कोलिजन क्या कहता है कि एन इंक्रीज इन दी टेम्परेचर नंबर ऑफ कोलिजन्स, ठीक है, कि नंबर ऑफ कोलिजन्स क्या होंगी, इंक्रीज होंगी अमोंग मॉलिक्यूल्स आल्सो इंक्रीज। ठीक है, क्या मतलब है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोलिजन होगी, उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मॉलिक्यूलों के दरमियान, तो उनके दरमियान जो कोलिजन होगी वो भी क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, क्यों बढ़ेगी भाई, ड्यू टू इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेंगी, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेंगी तो इसका मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर ओरिएंटेशन और एक्टिवेशन एनर्जी उनकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो एनर्जी भी बढ़ जाएगी और ज़्यादा स्ट्राइक हो रही हैं तो प्रॉपर ओरिएंटेशन के चांसेस भी क्या हुए, ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ेगी तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो एवरेज, अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या है कि कुछ मालिक्यूल हैं उनके पास थोड़ी एनर्जी होती है, किसी के पास ज़्यादा होती है, तो हम ओवरऑल जो रिएक्टेंट की एनर्जी काउंट कर रहे होते हैं, काइनेटिक एनर्जी काउंट करते हैं, वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी काउंट कर रहे होते हैं। अब आगे क्या है कि रिएक्टेंट्स चेंजेस इनटू प्रोडक्ट, अगर रिएक्टेंट्स ने प्रोडक्ट में चेंज होना है तो उनके लिए ये फॉलोइंग जो है ये शराइत होना ज़रूरी है। क्या कहता है, टू चेंज a reactant into प्रोडक्ट, किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में तब्दील होने के लिए इट मस्ट हैव अफेक्टिव कोलिजन, एक अफेक्टिव कोलिजन होनी चाहिए। अफेक्टिव कोलिजन मैंने पहले बताया एक हेड ऑन कोलिजन होगी। दूसरी जो ज़रूरी बात है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल विच इज डन कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आल्सो इंक्रीज। ठीक है, दूसरा अफेक्टिव कोलिजन होनी चाहिए, दूसरा क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन भी उनके पास होनी चाहिए, तब वो रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट में चेंज होंगे। ठीक है, इंक्रीज इन टेम्परेचर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज विच इन टर्न कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, पहले फॉर एग्जांपल किसी मॉलिक्यूल के पास 10 है, फिर 20 है, किसी के पास 30 है, तो सबकी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो इस तरह एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, विच इन टर्न कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स आल्सो इंक्रीज, जिसके नतीजे में काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और कोलिजन भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब कोलिजन बढ़ेगी हैंस अफेक्टिव कोलिजन आल्सो इंक्रीज, तो जिसके नतीजे में अफेक्टिव कोलिजन भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन एडिशन टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वो कम से कम एनर्जी किसी को जिसमें रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में तब्दील होना है, इन एडिशन टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी के अलावा वो कम से कम एनर्जी विच ए पार्टिकल मस्ट पोजेस फॉर अफेक्टिव कोलिजन, कि अफेक्टिव कोलिजन के पास अगर उसके पास इतनी एनर्जी होगी, ठीक है, टू चेंज इन प्रोडक्ट। ठीक है, ताकि वो प्रोडक्ट में तब्दील हो सके। ठीक है, तो एवरेज में जो कम से कम एनर्जी है जो किसी रिएक्टेंट को दरकार होगी एवरेज काइनेटिक एनर्जी के अलावा, ताकि वो किस में तब्दील हो सके, प्रोडक्ट में तब्दील होंगे, उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 मालिक्यूल है, कितने मालिक्यूल है भाई, 100 मालिक्यूल है, तो उनकी नंबर ऑफ मालिक्यूल्स, एक डाटा हम लिखते हैं और नीचे लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, 10 मालिक्यूल्स, 20, ठीक है, 40, 20, 10 कितने हो गए, 100 हो गए भाई, 40, 20, 60, 80 और 100। ठीक है, 10 मालिक्यूल के पास फॉर एग्जांपल 10 जूल एनर्जी है। ठीक है, 25 जूल एनर्जी है, फिर 30 जूल एनर्जी है, ठीक है, फिर 35 जूल एनर्जी है और फिर 50 जूल एनर्जी है, ये बढ़ रही है। 10 मालिक्यूल के पास 10 जूल एनर्जी है, 20 मालिक्यूल के पास 25 जूल एनर्जी है,
40 मालिकूलों के पास 30 जूल एनर्जी है और 20 मालिकूलों के पास 35 और 10। अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी हम किस तरीके से निकालेंगे कि इन सब मालिकूलों को हम क्या करेंगे, जमा करेंगे। ठीक है, इस सब एनर्जी को हम क्या करेंगे, जमा करेंगे, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी हमारे पास निकल आएगी। फॉर एग्जाम्पल हम क्या कहते हैं कि 10 + 25, इधर करते हैं 10, 25, 30, 35 और 50, टोटल क्या आ गया, 150 आ गए। टोटल एनर्जी जो है वो आ गई हमारे पास 150। ठीक है, तो एवरेज हम किस तरह निकालेंगे, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, 5 है तो ये क्या आएगी 30। ठीक है, तो 30 जो है ये क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो कुछ मालिक्यूल के पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल उसको एक्टिवेशन एनर्जी है उसके इस रिएक्टेंट की क्या है, 50 है, तो 50 जिनके पास होगी वही प्रोडक्ट में तब्दील होंगे। लेकिन तमाम के तमाम 50 ये 10 के मालिक्यूल हैं जिनके पास 50 जूल एनर्जी है, वो प्रोडक्ट में तब्दील नहीं होंगे, हालांकि उनके पास एक्टिवेशन एनर्जी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनके पास जब तक किसके पास अफेक्टिव कोलिजन नहीं होगी उस वक्त वो प्रोडक्ट में तब्दील नहीं होंगे। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 10 मालिक्यूल जो हैं इनके पास जो है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन तो है। ठीक है, लेकिन उस 10 के पास सिर्फ 2 मालिक्यूल ऐसे हैं जो क्या करें, उनके पास अफेक्टिव कोलिजन है। ठीक है, अफेक्टिव कोलिजन है तो फिर सिर्फ और सिर्फ 2 मालिक्यूल प्रोडक्ट में तब्दील होंगे, बाकी 10 जो बाकी 8 प्रोडक्ट में तब्दील नहीं होंगे। इसके बाद है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एक्सप्लेनेशन। ठीक है, इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि काइनेटिक एनर्जी को एक्सप्लेन किया था कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या है और किस तरह मालिक्यूलों के पास टेम्परेचर बढ़ाने से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी जो है एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि एट रूम टेम्परेचर क्या है, एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी, मालिक्यूलों के पास क्या होती है, डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी होगी। तो लेकिन ज़्यादातर मालिक्यूल जो पीछे हम दे चुके हैं, मोस्ट मालिक्यूल्स हैव एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ज़्यादातर मालिक्यूल के पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, लेकिन बहुत कम मालिक्यूल्स होंगे, फ्यू मालिक्यूल्स हैव काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, ये से मुराद है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ठीक है, तो बहुत थोड़े मालिक्यूल हैं उनके पास एक्टिवेशन एनर्जी है। तो उन्होंने ये एक ग्राफ से दिया है जिसमें क्या लिखा है कि जो वर्टिकल लाइन है वो क्या शो कर रही है, द नंबर ऑफ मालिक्यूल्स विद द गिवन वेलोसिटी। ठीक है, तो गिवन वेलोसिटी जो है काइनेटिक एनर्जी है वो इस तरह है, तो काइनेटिक एनर्जी इधर इंक्रीज हो रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 10 है, 20 है, ठीक है, यहाँ पे 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, 80 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्टिवेशन एनर्जी है, क्या है, 55 जो है ये इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है। अब यहाँ पे देखें ना, ये क्या शो रहा है कि थोड़े से मालिक्यूल हैं उनके पास 10 जूल एनर्जी है, कुछ मालिक्यूल हैं उनके पास 20 जूल एनर्जी है, 30 जूल जो एनर्जी है वो ज़्यादा मालिक्यूलों के पास है। ठीक है, इस तरह 35 एक है वो बहुत ज़्यादा मालिक्यूल है, यानी कि ये इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, ज़्यादा मालिक्यूल के पास 35 जूल है। ठीक है, अब बहुत कम मालिक्यूल हैं जिनके पास क्या है 55 जूल एनर्जी है। जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया है तो हुआ क्या है कि ज़्यादा मालिक्यूल के पास एनर्जी ज़्यादा हो गई है। ठीक है, अब जो ज़्यादा मालिक्यूल हैं उनके पास क्या है 40 जूल एनर्जी इंक्रीज बढ़ गई है, लेकिन जो एवरेज एक्टिवेशन एनर्जी है वो ज़्यादा मालिक्यूल के पास आ गया। उसको एक्टिवेशन एनर्जी में कितनी चाहिए थी, 55 चाहिए थी। अब थोड़े मालिक्यूल थे, पहले थोड़े मालिक्यूल थे, अब ज़्यादा मालिक्यूल के पास क्या हो गई है, एक्टिवेशन एनर्जी आ गई है। ठीक है, तो ये क्या शो कर रही है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो मालिक्यूल जो है नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएंगे और उनके पास एक्टिवेशन, ज़्यादा मालिक्यूल के पास एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी और इस तरह रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ होगा। इसके बाद है भाई अप्रॉक्स डिपेंडेंसी ऑफ के ऑन टी। ठीक है, कि रिएक्शन कांस्टेंट के किस तरह डिपेंड करता है
टेम्परेचर पर। ठीक है, हम ज़्यादातर जो है रिएक्शन कांस्टेंट जो है डिपेंडेंसी देखते हैं टेम्परेचर पर, क्योंकि रिएक्शन कांस्टेंट अगर चेंज होगा, ठीक है, बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज करेगा, या रिएक्शन कांस्टेंट अगर डिक्रीज करेगा इसकी वैल्यू तो रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू भी डिक्रीज करेगी। पहले हम पढ़ चुके हैं किस तरह था भाई, रेट इज इक्वल टू के इनटू रिएक्टेंट, ठीक है, और एक्स। ठीक है, तो इस तरह ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, रेट और रिएक्शन कांस्टेंट। तो इस तरह रेट ऑफ रिएक्शन भी अगर रेट कांस्टेंट अगर चेंज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, चेंज होगा। अब क्या आगे, जनरली ऑन 10 डिग्री सेंटीग्रेड और 10 के, ठीक है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड बनाएंगे या 10 के 10 केल्विन तक टेम्परेचर बनाएंगे तो टेम्परेचर, रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन नियरली डबल। ठीक है, तो हम जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, तकरीबन डबल हो जाएगा। 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने से क्या हो जाएगा, तकरीबन रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता। बट समटाइम्स इट्स वैल्यू बिटवीन 2 and 3, और इसकी वैल्यू ज़्यादातर क्या आ जाती है, 2 और 3 आती है। रिएक्शन कांस्टेंट जो है, रिएक्शन कोफिशिएंट जो है, इसकी वैल्यू क्या आती है, 2 से 3 आती है। रिएक्शन कोफिशिएंट क्या है, रिएक्शन कोफिशिएंट इज रेशियो ऑफ 2 रेट कांस्टेंट, 2 रेट कांस्टेंट के दरमियान इसकी क्या है, वैल्यू आती है। किस तरह लिखते हैं, रिएक्शन कांस्टेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट इज इक्वल टू के टी प्लस 10, ठीक है, ओवर के। तो इस तरह जो रिएक्शन कोफिशिएंट क्या है, वो उसकी वैल्यू ज़्यादातर 2 आती है या कभी कभार 2 और 3 के दरमियान आती है। अब इस टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब क्या है कि अगर इसकी वैल्यू 2 है तो इसका मतलब क्या है कि अगर टेम्परेचर हम 10 डिग्री तक बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू 3 है तो क्या कहेंगे, 3 गुना तक बढ़ रहा है। इसकी जो आगे है एग्जांपल से हमको सही तरीके से समझ आएगी। एक क्वेश्चन लेते हैं, इफ द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट इज 3, अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू क्या आ गई है, 3 आ गई है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के एट 50 डिग्री सेंटी 50 केल्विन, ठीक है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, इफ इट्स वैल्यू एट 10 के 10 डिग्री सेंटीग्रेड इज के। ठीक है, अगर के की वैल्यू जो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर के है तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने के की वैल्यू निकालनी है, और रिएक्शन कोएफिशिएंट हमारे पास क्या है, 3 है। तो हम क्या लिखते हैं, 10 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ से हम ले लेते हैं कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर क्या होगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि हर 10 के इजाफे के साथ डबल होना है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड और 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और 50 तक हमने लेना है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 10 तक वैल्यू क्या है, सिंपल के है। तो रिएक्शन कोफिशिएंट क्या है कि 3 है, 3 गुना बढ़ रहा है हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद। अब 10 से 20 होगा तो क्या हो जाएगा, 3 के हो जाएगा। अब 30 से 20 से 30 होगा तो क्या होगा, 9 के, 3 गुना बढ़ रहा है, ठीक है, 9 गुना से क्या हो जाएगा, फिर 27 के हो जाएगा, फिर 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 81 के हमारे पास आएगा। ठीक है, तो ये हमारी के की वैल्यू निकालती है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर इतने गुना के की वैल्यू आएगी। अब बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, फॉर ए पार्टिकुलर रिएक्शन टेम्परेचर कोफिशिएंट इज 2, रेट ऑफ रिएक्शन एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज x, फाइंड द रेट एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने रेट निकालना है। तो ये बिल्कुल पहले टेम्परेचर की तरह, इधर हम टेम्परेचर लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, रेट लिखेंगे। किस तरीके से रेट लिखेगा, तो ये कहता है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या है, x है, 20 पे x है, फिर हमने 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70, फिर 80, ठीक है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो 20 पे x है, तो अगर इसकी कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर में इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट जो है वो भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और 2x से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4x हो जाएगा, 4x बाद 8x हो जाएगा, फिर 16x होगा, फिर 32x होगा, और यहाँ पे क्या है 64x आएगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस तरह आपको रिएक्शन टेम्परेचर कोफिशिएंट है इसकी वैल्यू का अंदाज़ा लग गया होगा। इसके बाद है एक्यूरेट डिपेंडेंसी ऑफ के ऑन के। अभी तक जो हम कैलकुलेट कर रहे थे वो एक
जनरल डिपेंडेंसी थी कि अगर हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन कांस्टेंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। लेकिन एक्यूरेट डिपेंडेंसी हमने नहीं किया। एक्यूरेट डिपेंडेंसी के लिए बहुत सारे संस्थानों ने काम किया है। मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन द डिपेंडेंसी ऑफ के और रेट ऑफ रिएक्शन ऑन टी। बहुत सारे साइंसदानों ने काम किया जिस ताकि वो एक्सप्लेन कर सकें कि किस तरह रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन रेट कांस्टेंट जो है डिपेंड कर रहा होता है टेम्परेचर पे। बट ओनली दी साइंटिस्ट अरेनियस, लेकिन सिर्फ अरेनियस जो था वाज एबल टू एक्सप्लेन द एग्जैक्ट डिपेंडेंसी ऑफ के ऑन टे। जो वैद अरेनियस ही था जो एग्जैक्ट डिपेंडेंसी को एक्सप्लेन कर सका। तो इसने क्या किया, अरेनियस इक्वेशन दी, क्या दी, अरेनियस इक्वेशन निकाली है, ठीक है। दिस इक्वेशन गेव अस क्वांटिटेटिव का क्या मतलब है कि एग्जैक्ट इसने डिपेंडेंसी का बताया है। एक्सप्लेनेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो इसने रेट कांस्टेंट बताया कि रेट कांस्टेंट इस तरह चेंज होता है। रेट कांस्टेंट अगर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। और रेट ऑफ रिएक्शन, अब अरेनियस इक्वेशन है क्या, अरेनियस इक्वेशन कहती है के इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए ओवर आर टी। तो ये एक अरेनियस इक्वेशन उसने बताई है जिसमें के क्या है, रेट कांस्टेंट है, ए क्या है, अरेनियस कांस्टेंट है, ई क्या है, एक्सपोनेंशियल फैक्टर है। ई है क्या है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ये हर रिएक्शन के लिए हमें मालूम होती है। और आर क्या है भाई, हमारे पास जनरल रेट कांस्टेंट है, जनरल गैस कांस्टेंट है हमारे पास, और इसकी वैल्यू भी कुछ होती है। वैल्यू क्या होती है भाई, 8.3143 जाउल पर किलो पर मोल, ठीक है, पर केल्विन पर मोल। और टी हमारे पास क्या है, टेम्परेचर है इन केल्विन, ठीक है। तो इस सारी इक्वेशन से क्या साबित हो रहा है कि के किस तरह डिपेंड कर रहा है, के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ठीक है। तो ये शो करता है कि टेम्परेचर जब इंक्रीज करेगा तो रेट कांस्टेंट भी क्या होगा, चेंज होगा। और अगर रेट कांस्टेंट चेंज हो रहा है तो हमने पढ़ा है कि रेट जो होता है वो किस तरह डिपेंड इज इक्वल टू के और रिएक्टेंट और एक्स, ठीक है। और इस तरह रेट कांस्टेंट अगर चेंज हो रहा है तो इस तरह रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर रेट कांस्टेंट इंक्रीज करेगा, उसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और इस तरह करके रेट कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू की क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये अरेनियस इक्वेशन है, बहुत ज़रूरी है, पेपर्स में इसके मतलब कुछ ना कुछ आ जाता है, तो ये सही तरीके से तैयार करनी है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।